बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मैं हूं निम्रा तारिक और मैं हूं हसनैन लियाकत। निम्रा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। हमारे प्रोग्राम में एकदम से फवाद चौधरी साहब आ गए। मैं तो हैरान हो गई हूं कि ये क्या हुआ। असल में छुट्टियों के बाद टीम आई है तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू द टीम एज वेल। गुड मॉर्निंग टू टीम, और टीम को भी जो है अब जाग गई है मेरे ख्याल में। जाग लेना चाहिए मेरे ख्याल में। तो साहब को हटा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आप क्या पी रही हैं? चाय पीने लगी। व्हाट डू यू मीन चाय पीने लगी? अच्छा, चाय पी रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग निम्रा चाय पीते हैं और पाकिस्तान में चाय की गैर कानूनी तिजारत होती है और तकरीबन मैं आपको बताता चलूं कि हर साल 10 अरब रुपए गैर कानूनी चाय की तिजारत होती है। मतलब कि चाय पाकिस्तान में स्मगल होती है। आपने बिल्कुल सही सुना ख़वातीन व हज़रात की गैर कानूनी चाय की जो तिजारत है ये सिर्फ हुकूमती आमदनी को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि आवाम की सेहत के लिए भी ख़तरनाक है और ये आपके लिए, क्योंकि इसमें उस तरह के अज्जा शामिल नहीं होते जिस तरह की प्योरीफाई आपको चाय मिलती है। और पाकिस्तान में जो चाय की सालाना खपत है वो 2 लाख टन से ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा चाय पी जाते हैं, इतनी ज़्यादा। और फिर कानूनी मार्केट की अगर बात की जाए हसनैन, तो वहाँ पे टपाल टी और लिप्टन पाकिस्तान का गलबा है। हम लोगों ने हमेशा बचपन से इनके एड्स भी देखे। सो इन दो कंपनीज का वैसे तो इस पर गलबा है, वहीं पर 30% गैर कानूनी मार्केट भी मौजूद है। कानूनी चाय पर आयद भारी टैक्सेस की वजह से स्मगल शुदा चाय ज़्यादा पुरकशिश बन जाती है, जिससे मिलावट के के बाद जो है वो सेहत को काफ़ी मसाइल वो या फिर ख़तरात लाहक हो जाते हैं और उन ख़तरात में फिर इजाफा हो जाता है। और इस मसले को हल करने के लिए सख्त दरामदी कवानीन, फिर अवामी आगही मुहिमात की या फिर पॉलिसीज़ वगैरह बनाने की ज़रूरत है। बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि चाय हमारा नेशनल टी, नेशनल मशरूब है। सुबह भी पीते हैं, दिन को भी पीते हैं, रात को भी पीते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी पॉलिसीज बनानी चाहिए। आप देखिए ना कि अगर 10 अरब रुपए की चाय स्मगल होती है तो मीन टू से कि हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनका जहन, उनका फोकस किसी और तरफ है और इसी वजह से ये लीकेज हो रहा है। और अल्टीमेटली ये लीकेज पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ आपके लिए, मेरे लिए और पाकिस्तान पूरे की सेहत के ऊपर भी इसके बड़े ही दूररस असरात मुरतब होते हैं। तो इस मामले को हल करना चाहिए गवर्नमेंट पाकिस्तान को। बिल्कुल ऐसे ही है। और चाय तो आपको पता है कि वो हम लोग जो एक मशहूर ज़माना लाइन है, तुम मैं और एक कप चाय, तो चाय के बगैर तो हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते, इसलिए ये होना चाहिए। अच्छा हसनैन, एक और अच्छी खबर, जब हम नाज़रीन के साथ खबरें कुछ शेयर कर ही रहे हैं स्टार्ट में, एक अच्छी खबर है जी आगा खान यूनिवर्सिटी से कि उन्होंने अपना पहला माइक्रो फॉरेस्ट जो है वो तैयार कर लिया। हमारे यहाँ आपको पता है, हम अक्सर अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र भी बल्कि करते रहते हैं कि माहौलियाती तब्दीली जो है वो एक हकीकत है और हमने अपने माहौल को, एटमॉस्फेयर को क्लीन और क्लियर कराने की ज़रूरत है। सो आगा खान यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान में अपनी पहली माइक्रो फॉरेस्ट का आगाज़ करके माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ एक बहुत इंपॉर्टेंट और खूबसूरत, मैं कहूँगी इसको, कि ये कदम उठाया है। और ये इकदाम आगा खान फाउंडेशन के ग्रो, ये जो इनका प्रोग्राम है इसका नाम इन्होंने ग्रो रखा। ये इस ग्रो प्रोग्राम का हिस्सा है जिसका मकसद शहरी और देही इलाकों में छोटे, घने और मतनूब जंगलात की तख्लीक करना है। दैट इज़ ब्यूटीफुल। इस वक्त वीडियोज़ भी जो शेयर कर रहे हैं एग्जैक्टली। और ये माइक्रो फॉरेस्ट जो आगा खान यूनिवर्सिटी कैंपस है उस पर वाक़ है, जहाँ पे 100 मुरबा मीटर के इलाके में 25 से ज़ायद मुकामी पौधों की इकसाम बशमूल इंजीर, केले के दरख्त और हिबिस्कस फूल घने अंदाज में लगाए गए हैं। ये मंसूबा ना सिर्फ कैंपस के माहौल को बेहतर बनाएगा बल्कि ये कार्बन सिंक के तौर पर भी काम करता है, जो बड़ी मकदार में CO2 को जज़ब करता है और यूनिवर्सिटी की पायदारी के अहदाफ में मुआवनत करता है। ये इक़दाम आगा खान फाउंडेशन की एक बड़ी कोशिश है और ये पूरी दुनिया में निम्रा तकरीबन 400 माइक्रो फॉरेस्ट लगाने का रिकॉर्ड रखती है। फाइनली वो पाकिस्तान की तरफ भी आ चुके हैं, हमारी तरफ भी देख रहे हैं और पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान, मैं आपको बताता चलूँ कि अब कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है। मतलब आप इस्लामाबाद को देख लें, आप रावलपिंडी को देख लें, आप कराची को देख लें, इवन आप अपने दही इलाकों को देख लें, आप कागान नारान को देख लें, आप मरी को देख लें, कश्मीर को देख लें कि कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। और जो बड़े कम हम लोग जो कटाव का जो रेशियो है ना वो भी बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से नुकसान है। इसलिए दरख्त लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो वैसे माइक्रो फॉरेस्ट है नाज़रीन, इससे मुझे लगता है हसनैन के इंसानों और फिर ज़मीन जो है ना, दोनों ही पायदार एक मईशत और माहौलियाती चैलेंजेस जो हमें उससे निपटने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इसमें। लेकिन अभी मेरा फेवरेट टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि मैं आवाम को ये टॉपिक बताऊँ। पाकिस्तान में आम की बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ है। आम की जो एक्सपोर्ट है, अच्छा एक सेकंड रुकेंगे पहले, बरामदात एक्सपोर्ट्स हमेशा ना दरामदात
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमेशा हर इंसान को इंपोर्ट्स एंड बरामदात एक्सपोर्ट। export. और इस साल पाकिस्तान में आम की बरामदात में काबिल जिक्र इजाफा देखा गया है, जो इस फल की आलमी तलब में इजाफे की अक्कासी करता है। 20 मई 2024 को बरामदात का आगाज होने के बाद 93,000 मैट्रिक टन बरामदात रिकॉर्ड की गई हैं और जिनकी मालियत $61 मिलियन है। दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स गुड। और ये आम जो आप बता रहे हैं बुनियादी तौर पर ये यूएई, ईरान और दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक में भेजे गए हैं और पैदावार की बात हो, प्रोडक्शन जो है हमारी या फिर क्वालिटी जो है उसमें बेहतरी ने इस इजाफे को मुमकिन बनाया है। चलो अच्छी बात है कि पाकिस्तान कौन सा आम कोई पसंद है? ऐसे चौंसा आई गेस चौंसा। अब वैसे मुझे आम नहीं पसंद, लाइक आई डू नॉट गो फॉर मैंगोज बट आई लाइक मैंगो शेक्स। इनको प्राण से निकाल दें भाई। मुझे क्योंकि पाकिस्तान से निकाल देना आपका चाहिए। प्राइम मिनिस्टर आम की डिप्लोमेसी करता है, जहां पे भी जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे आम की पेटी लेके जाते हैं। एक पेटी हमें दिखाने के लिए होती है, लेकिन पूरे पूरे जहाज जाते ऐसे ही हैं और है। उसका देखिए दूरदर्श उन्होंने नताइज निकाले। अब क्या पता इस पे भी आके वो कौम से खिताब कर दें कि देखिए मैंने जो आम की पेटी फलां प्राइम मिनिस्टर को दी थी, उसकी वजह से फलां हमारे president को ताल्लुकात दी थी, बेहतर हुए। आज ताल्लुकात भी बेहतर हो गए और हमने $61 मिलियन उससे कमा लिया। कमाली। आपको कौन सा आम पसंद है वैसे? मुझे भी चौंसा ही पसंद वैसे और भी मुझे इतने ज्यादा टाइप्स के नाम नहीं आते। सिंदड़ी आई गेस इट इज। है। यार ऊपर से अवैस साहब बहुत सारे आम की वो बता रहे हैं हमें कि ये आम होते हैं, सिंदड़ी, लेकिन बेसिकली लंगड़ा अवैस साहब का और ताल्लुक चौंसा। तो एक ऐसे इलाके से है ये जहाँ पे कुछ आम वगैरह लगते हैं। दशहरी और लेकिन something। हम अवैस साहब से दशहरी, खाने वाले okay, जो मिलता है वो हम खा टीम ने लेते बता दिया जी, हैं। दशहरी is मिर्जा also गालिब ने कहा ना कि आम होने चाहिए और बेशुमार होने चाहिए, बेशुमार होने बस चाहिए। उसमें तो- नस्ल कोई ताल्लुक नहीं रखती, बस है ना। आम मीठा हो लेकिन और पाकिस्तान में बेशुमार अभी खुशी की बात है जी, दशहरी, सिंदड़ी, चौंसा और काफी सारे आम जो है हमारी मुख्तलिफ अकसाम के, उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई हैं, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। आप बिल्कुल सबको बहुत मुबारक अच्छी हो। बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जो ज़रिए टैक्स की बातें कर रहे हैं तो मेरे ख्याल है कि ये भी खबर हमें अगले साल शायद इसमें और कम चीज़ें होती हुई नजर आए। अब अगली स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे और अगली स्टोरी हम आपसे डिस्कस करेंगे वफाकी टैक्स मोतसिब का बड़ा फैसला। ये भी अच्छा फैसला है। पाकिस्तान में चलें जितने भी लोग हैं जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अपनी गाड़ियां दरामद कर सकते हैं। दरामद मतलब इंपोर्ट। इंपोर्ट कर ओवरसीज सकते हैं। पाकिस्तानी ने क्या करना है? दरामद करनी है, इंपोर्ट करनी है। Yes, yes, पहले yes, ये होता था okay. कि वफाकी टैक्स मोतसिब ने जो अपना फैसला किया है, उनके फैसले के मुताबिक जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अगर उन्होंने 2 साल में कोई भी दरामद नहीं की तो वो अपनी कोई कीमती अशिया हैं, कोई उनको गिफ्ट डीड में कोई घर तो नहीं खैर दरामद हो सकता, कोई गिफ्ट मिला है, कोई कार मिली है, इस तरह की चीज़ वो दरामद कर सकते हैं। ठीक। और इसका फैसला आई थिंक ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद है। बिल्कुल ऐसे ही है। और डॉक्टर जो है यूसुफ महमूद, उन्होंने ये अपने फैसले में ऐलान किया कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने पिछले 2 साल में गाड़ियों की दरामद या फिर तोहफे या वसूली नहीं की, वो जाती सामान स्कीम, रिहाइश की मुंतकली, रिहाइश की ये कंटेनर के ऊपर रिहाइश होगी? कंटेनर के ऊपर नहीं, आई थिंक कि वो मेरे ख्याल में वो नहीं, कंटेनर वाली रिहाइश की है। कंटेनर वाली रिहाइश वही हो होगी, सकती है। मुंतकिल तो वही हो सकती है मुंतकिल, क्योंकि रिहाइश कंटेनर की आएगा मुंतकिली। वो सी पोर्ट पे, नहीं, वो अगर खुद शायद अगर शिफ्ट करना चाह रहे हो उसके सेंस या में फिर भी इस आ तरह भी हो सकता है। सकता है कोई बाटर सिस्टम टाइप वो हाँ। इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो कि वहां पे रिहाइश आपने बेच दी और यहाँ पे आपको मिल गई, समथिंग लाइक दैट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और जो भी है, FTO गाड़ी आप ला सकते हैं, गाड़ियां जो ला लाने की सकते, चीज़ गाड़ी आप पे ला सकते खत्म कर देते हैं हसनैन इसको। तो FTO के जो मुशीर है डॉक्टर वकार चौधरी आ रही, उन्होंने इतवार को यहाँ एक आगाही सेशन में कारोबारी बरादरी को इस बात से आगाह किया कि उन्होंने अपनी ये जो सेशन था उसमें ये कहा कि FTO ने डायरेक्टरेट ऑफ रिफॉर्म्स एंड ऑटोमेशन कराची को हिदायत की है कि वो ECRF तैयार करें और फिर उसको नाफिज भी किया बड़ा जाए। अच्छा है क्योंकि अब बहुत सारी हमारी एलीट भी तो बाहर है ना, वो भी ओवरसीज पाकिस्तानी में कंसीडर बड़ी होते हैं, तो तादाद वो हमारी एलीट वो हमारी चाहती है जो गवर्नमेंट में बैठी है। वो अलग बात है कि कि अल्लाह ताला उनकी- उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने जा रहे हैं, बेचारों के पासपोर्ट ब्लॉक होने लगे हैं। एग्जैक्टली। निम्रा, आपका फेवरेट टॉपिक आ गया। शादियों की तो बात हाँ, नहीं हो रही यहाँ पे। शादियों की हाँ, बात हो रही है। दुनिया की सबसे महंगी शादियों की बात करने लगे थे मेरे ख्याल में। और हमने देखिए, प्रोग्राम से पहले अब ये- डिस्कस भी किया था। अब ये वक्त आ चुका है कि दुनिया की सबसे महंगी शादियों की फहरिस्त भी शाया हुई है कि कौन कौन सी शादियां बिल्कुल, दुनिया नाज़रीन को बताते में चलते सबसे हैं। महंगी हैं। मैं समझता हूँ पहले आप स्टार्ट कर लें तो मैं ज़्यादा स्टार्ट बेहतर कर है। लेती हूँ, नाज़रीन को बताते चलेंगे। हम प्रोग्राम से पहले ये लिस्ट डिस्कस कर रहे थे, फिर हमने सोचा कि वो आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो कुछ शादियां जो नाज़रीन वो अपनी महंगाई की वजह से जानी जाती हैं और याद रखी जाती हैं। यहाँ दुनिया की सबसे महंगी शादियों की एक दिलचस्प किस्म की फहरिस्त पेश करने लगी हूँ मैं। वीनिशा मित्तल और अमित भटिया, ये $65 मिलियन, आई होप सो कि मैंने इनके नाम ठीक प्रोनाउंस किए हैं, हाँ। बट वो अपने अपने लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ अंदाज से प्रोनाउंस करते हैं सब। एनी हाउ, इनकी शादी जी $65 मिलियन, दैट मेक्स 575 करोड़ रुपए।
तब ओह माय इतनी- गुडनेस, स्टील के बड़े ताजर हैं ये। लक्ष्मी दूसरा मित्तल की नाम। बेटी हैं विनी शाह, और इनकी और अमित भाटिया की शादी 2004 में हुई थी, और इस 2004 की शादी में 575 करोड़ रुपए लगाए गए। लेकिन ये जितनी भी शादियां आप देखेंगे, इनमें ज्यादातर शादियों का जो ताल्लुक है वो इंडिया से होगा। इंडिया से होगा, मतलब यस, बिल्कुल इंडिया ऐसा में ही जो है। शादी की रसूमात हैं, शादी के ऊपर खर्चे होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा होता है। और अभी भी एक शादी हुई, उसके ऊपर में चलेंगे। अब अगली शादी की तरफ चलते हैं। अगली शादी किसकी है वो भी हम आपको बताते हैं। दूसरी जो महंगी शादी है वो है जनारा रेड्डी की और राजेश रेड्डी राजेश की। रेड्डी और भरमेनी जानारधन हाँ। रेड्डी। बड़े मुश्किल नाम है जी। ये $74 मिलियन है, दैट मेक्स इट 585 करोड़। अच्छा, ये हसनैन मुझे बताएं कि ये इंडियन रुपीस में बताते हैं या ये जो लिस्ट हमारे सामने मेरा आई ख्याल थी है- ना, मेरा ख्याल ये है हम अपने करोड़- पाकिस्तानी नहीं, रुपयों मुझे में लगता है कि ये इंडियन करोड़ है। नहीं, बट खैर जो भी, चलिए, अगर वैसा वो इंडियन फिर है clear कर पाकिस्तानी देंगे है, अभी हमें। 585 करोड़ रुपए और ये फिर भी। 2016 में हुई। 2016 ये में उसके मुकाबले में इतनी महंगी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये लेकिन अभी इंडियन अगर आप रुपीज उसको है, ये 2024 इंडियन में, रुपीज है, मतलब कि ये पाकिस्तानी तो 1 अरब ये बन गया। और वो भी 2016 के हाँ, exactly। अभी के हिसाब से तो वो इतनी ज्यादा महंगी होगी, तो आप सोच लें। फिर उसके बाद ये जो 2016 की शादी का हम जिक्र करें, बेंगलोर के पैलेस में हुई थी, और वहां पे ये मुनक्किद की गई, जिसमें भारत के नोटबंदी के बहरान के दौरान इसके असराफ की वजह से तनकीद भी की गई। इस तकरीब में 50,000 मेहमानों ने शिरकत की थी, और $2.3 मिलियन की जो है साड़ी समेत आलीशान किस्म का, बिल्कुल आपने ठीक वर्ड यूज किया, आलीशान किस्म का ये शादी जो है वो मुनक्किद जी हाँ। की गई थी। इसके बाद अगली शादी है जी ईशा अंबानी और अनंत प्रेमेला की, जिसमें $100 मिलियन, मतलब कि My 830 God। करोड़ रुपए। ये भी इंडियन, जो पाकिस्तानी जी कितना हो हाँ, जाता है, बहुत ज्यादा हो ये जाता है, बहुत ज्यादा डबल हो जाता है। एक तरह रिलायंस से। की वरासती ईशा अंबानी ने 2018 में अनंत प्रेमिला से शादी की, जिसकी तकरीबात मुत्तहिद शहरों में, क्योंकि अभी भी जो अंबानी साहब की मुत्तहिद शादी थी शहरों वो में हुई। मुत्तहिद शहरों में हुई, और जिसका आगाज अंबानी साहब की अपनी रिहायशगाह से हुआ। एंटिलिया से हुआ। ये इनकी रिहाइश का नाम है, और मैंने कल एक रिपोर्ट देख रही थी कि इनकी ये जो रिहाइश है, ये बकिंगम पैलेस के बाद दूसरी महंगी तरीन रिहाइश है दुनिया में। और मैंने उसकी पिक्चर्स और वीडियोस भी देखी, तो वो बहुत ही आलीशान किस्म की कोई बिल्डिंग थी, तभी तो शायद दुनिया की सबसे महंगी मेरा बिल्डिंग। ख्याल है कि इन्होंने शादी बहुत ज्यादा घुमा फिरा के की ना, तो पाकिस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है डेस्टिनेशन वेडिंग का। हाँ। आप एक दिन एक अपना फंक्शन है मेहंदी का, वो एक जगह पे कर रहे होते हैं, बारात आपकी जो है बर्मिंघम में होती है, उसके बाद आपने देखना है तो वलीमा आपका लेकिन ये फ्रांस में तो होता है। पूरी दुनिया की महंगी तरीन शादी है नाज़नीन। उसके अलावा जैसे एक और शादी हमारे जहन में इस वक्त आ रही है, लेडी डायना की और प्रिंस चार्ल्स की, $115 मिलियन, दैट मेक्स इट 950 करोड़ रुपीस। लेडी डायना और प्रिंस चार्ल्स की 1981 के हिसाब से ये शादी है, सेंट जो कैथेड्रल में हुई बहुत थी। ही महंगी थी उस सेंट वक्त के पॉल हिसाब से, तो कैथेड्रल बहुत ही महंगी है। बहुत ही ये सबसे महंगी है। पुरानी शादी, सोचे 1981 मतलब ये रवाज लेडी डायना ने हाँ, डाला लेडी डायना ने शुरू किया है, ऑल्दो शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे इनकी ये शादी हुई थी जी, 750 मिलियन लोगों ने इस शादी को देखा। लेडी डायना का मशहूर लिबास और शानदार तकरीब ने जो है वो एक मुस्तकिल किस्म का ये विरसा छोड़ा, जिसको मैं तो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती कि कोई अच्छी विरासत छोड़ी है किसी ने। ऐसे ही है। और अब हम बात करेंगे जो शादी परसों गुजरी है और खत्म हुई है, अनंत अंबानी की और रदिका मर्चेंट, और ये $1 बिलियन, मतलब अच्छा खत्म हो गई है, ये खत्म हो गई है। खत्म नहीं हुई है, तो पता नहीं हुई है या नहीं आपको तो हुई। उन्होंने दावत नहीं दी, मुझे भी नहीं दी, लेकिन खत्म हो गई है। और 9,000 करोड़ पे इस पे लगे। $1 बिलियन अगर पाकिस्तान, आप पाकिस्तान की सिचुएशन देखिए तो $1 बिलियन के लिए ये 18,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं पाकिस्तानी हिसाब से। ये तो इंडियन रुपीज है। ऑल्सो मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि ये 12,000 करोड़ रुपए है। सो ये 9,000 के या 12,000 के डिफरेंट लोग डिफरेंट प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, बट अभी के मुताबिक 9,000 ये जो है करोड़ रुपीज है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी को दुनिया की इस वक्त सबसे महंगी शादियों में शुमार किया जा रहा है, और इसकी कीमत जो है वो $1 बिलियन से भी जायद है। बड़े-बड़े मुल्कों इस शादी की के बारे GDP से ज्यादा है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और ये शादियां ना सिर्फ अपनी महंगाई की वजह से याद रखी जाती हैं, बल्कि इनमें शामिल जो आलीशान किस्म की रसूमात ये लोग करते हैं, फिर मेहमानों की तादाद। और अभी आप देखें ना, जैसे सिर्फ अनंत की बात कर ले, अनंत अंबानी की शादी की, तो हसनैन आपने भी देखा होगा, हमारे नाज़रीन ने भी देखा होगा कि पूरी दुनिया से मेहमान आए, और एक इंटरनेशनल शादी की, प्राइम मिनिस्टर्स, हर शोबे से लोग आए, तो शोबिज स्टार्स, हर जगह से लोग आए। लेकिन इन शादियों में एक बड़ी मुनफरिद चीज है कि जो, क्योंकि हमारा भी इंडिया के साथ बड़ा रिलेशन था 1947 से पहले, तो ये जो रसूमात हैं ये ज्यादातर इंडो पाक में ही ज्यादा होती हैं कि मेहंदी की रस्म हो गई, फिर
उसके बाद मायो हो गई, फिर आपकी बारात हो गई, फिर yes. पता नहीं लड़की वालों के घर जाना। हाँ, वो वलीमा सिर्फ इस्लामिक सारी एक रसूमात है, इन्होंने की रिसेप्शन है। जो होता है, वलीमा जो होता है, ये इस्लामी एक तकरीब है। और हमारी शादी में मुसलमानों के तो सिर्फ एक वलीमा होना चाहिए, बाकी ये जो रसूमात हैं ये सब हम लोगों ने बड़े सगीर से ही ली हैं। ये मेहंदी और जो आप जिक्र कर रहे हैं माई, और अब तो पता नहीं कौन कौन से शावर्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान की जो महंगी शादी है उनकी भी किसी जमाने में जिक्र करेंगे, उनका भी जिक्र करेंगे। पाकिस्तान में भी महंगी शादियां होती है, लेकिन अभी थोड़ा सा हंसे तो सही। ओके, मतलब नहीं कैसे यार, ये हंसती नहीं है। आप कोई बात बताएंगे तो हंसूंगी। मैं आपको बताता चलूं ख़वातीन व हज़रात के जापान ने एक और कानून पास कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने शहरियों को रोजाना हंसने की तरगीब की है। वाओ, वेरी नाइस। और ये मुनफरिद कानून हंसिए नजर ओके, क्योंकि इससे वो कह रहे हैं कि उम्र बढ़ती है, आपकी सेहत ठीक होती है। एग्जैक्टली अच्छा, एक मजे की बात इसे मुझे लगता है, वैसे मैं ऐड करती चलो इस पे, आप जो बता रहे हैं कि आपका दिमाग जो होता है ना वो उसको समझ नहीं आ रही होती कि जो इंसान हंस रहा है वो सच्चे वाला हंस रहा है या फेक करके हंस रहा है। तो ये जो इन्होंने किया है ये फेक हंसना है, जैसे अभी हसनैन फेक हंस रहे हैं। मैं तो बिल्कुल सही हंस रहा हूं। नहीं, पूरा पाकिस्तान आपका दिमाग परसीव नहीं कर पाता है, तो आपका दिमाग जो है ना वो बड़ा रिलैक्स फील करना शुरू कर देता है। अगर आप स्माइल देखें, स्माइल करना भी सुन्नत है ना हमारी। सीरियस बात करिए, लेकिन मैं उसमें से जो है फिर भी आप हंस रहे क्योंकि आप सीरियस हो गए ना जापान वाली खबर पे। खैर, इसका मकसद जो है वो रिहायशियों को रोजाना हंसने की तरगीब देना है ताकि उनकी जिस्मानी और जहनी सेहत में बेहतरी लाई जा सके। ये कानून जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते नाफिजुल अमल हुआ और इनकी एक यूनिवर्सिटी है जापान की, उनके मेडिकल फैकल्टी की तहकीक पर ये मबनी है कि जिसमें ये बताया गया कि हंसी सेहत और तवील उम्र के लिए फायदेमंद है। तो मतलब कि हम प्रोग्राम में अब हंसा ही करेंगे। देखिए नहीं, ये देखिए यूनिवर्सिटी 2024 में भी बैठ के ये रिसर्च करके ये लोग किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि हंसना हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। अब भाई हम मुसलमान हैं, हमारे लिए तो हमारे नबी ने, उनकी ये सुन्नत है हंसना, मुस्कुराना। वो तो कहते हैं कि तो किसी देखिए से भी मिलो तो आप सुन्नत को पूरा करते हैं तो आपकी सेहत खुद ही अच्छी होती है। तो हमें रिसर्च के बगैर ये चीजें पहले से पता है। ये वाकई आपने बहुत अच्छा पॉइंट, ये बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट है कि हमारे यहाँ आप देखिए ना कि हम सुबह जब आते हैं मुस्कुरा के सलाम करते हैं, मिलते हैं, तो वो आपका दिमाग, मैंने आपको बताया ना, आपका दिमाग इस काबिल नहीं होता कि वो समझ सके। माइंड भी किया जाता है अगर आप अकड़ के किसी से मिले, सलाम अलैकुम, ठीक है, वो आगे से स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर मुस्लिम्स। और उनकी खूबसूरती भी यही होती है कि हम हंसते खेलते मुस्कुराते हुए एक दूसरे से मिलते हैं। और यही वजह होती है कि शायद जो डिप्रेशन होता है ना वो बड़ा कम हो जाता है। आपका दिमाग वो समझता है कि सब कुछ खुश है, एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज ओके, तो वो फिर उस वजह से आपका दिमाग जो है वो बड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो प्रेशर होता है आपके दिमाग पे वो कम हो जाता है। और ये तहकीक अभी यूनिवर्सिटी में हुई है जापान। आप जरा मुस्कुराइए और खवातीन व हज़रात आप भी मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल 2 से 2.5 मिनट या 3 मिनट आपने मुस्कुराते रहे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। मुस्कुराते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, पूरा जुमला मैं बोलूंगा और हमें देखते रहिए। सबकी सोच में यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।